आगे चलकर पुनः 1944 ईस्वी में एम.एन. नारायण के द्वारा जो है वह जन कल्याण योजना को लाया गया था। फिर आगे चलकर एम नारायण के द्वारा ही जो है गांधी प्लान 45 में जन कल्याण लाया गया था 1944 में, और 1945 में जो है वह लाया गया था कौन सा प्लान? गांधी प्लान। तो यहां से कभी कभार पूछता है सवाल कि गांधी जी किसके समर्थक नहीं थे? गांधी जी किसके समर्थक नहीं थे? एक मिनट दोस्त। तो गांधी जी से सवाल अक्सर पूछता है कि गांधी जी किसके समर्थक नहीं थे? गांधी जी जो थे औद्योगिक क्षेत्र के समर्थक नहीं थे, वह लघु कुटीर उद्योग के समर्थक थे। वह मतलब गांधी जी लघु कुटीर उद्योग के समर्थक थे। वह हमेशा विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे, अक्सर सवाल पूछता है। और गांधी जो थे वह विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे, केंद्रीकृत सरकार या केंद्रीकृत चीजों पर जोर नहीं देते थे। जैसे जैसे यह देखा गया कि आजादी से पूर्व जो भी इस तरह के कार्य को संपन्न किया गया, इस तरह के कार्य मतलब योजना करके, वह काफी हद तक सफल रहा। तो इन्हीं कारण से सरकार जो है वह योजना आयोग का गठन किया। लेकिन इसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया था कि आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है वह सर्वोदय प्लान लाया था। सर्वोदय मतलब सभी के उदय के लिए कार्य को संपन्न करना। तो सर्वोदय प्लान को लाया गया था और सर्वोदय प्लान को ही बेस मानकर आगे चलकर योजना आयोग की स्थापना की। अब योजना आयोग की स्थापना जैसे ही की जाती है, योजना आयोग जैसे ही स्थापित होता है, तो कहा जाता है, डेट याद रखिएगा यहां से दोस्त, कहा जाता है कि 15 मार्च, कब? 15 मार्च 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसलिए कि योजना आयोग हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, उसे लाकर शामिल किया गया। तो यहां से एक सवाल आप बताएं हमें कि योजना आयोग संवैधानिक होगा या गैर संवैधानिक होगा? बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि पिछले जब हमने वित्त आयोग बताया था आपको, वहां पर हमने चर्चा किया था संवैधानिक और गैर संवैधानिक को लेकर। जो लोग देखे होंगे धन्यवाद, नहीं जिनको याद होगा नहीं देखे होंगे तो उनके लिए, कि वह संस्था जिसका चर्चा हमारे मूल संविधान में किया गया हो और साथ ही साथ उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया हो, तो उस संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। लेकिन इस दो में से कोई भी एक ना हो तो उसे गैर संवैधानिक। तो अभी हमने इसको बताया था कि इसको मतलब योजना आयोग को 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है वह क्या कर दिया गया था? लाकर शामिल कर दिया गया और इसे एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री, कई बार पूछा है योजना आयोग क्या है? परामर्शदात्री, परामर्श देता है, कार्य को संपन्न करने की क्षमता इसमें नहीं है। जब तक इसे कहा नहीं जाएगा तब तक यह कार्य नहीं करेगा। कौन कहता है वो आगे बताते हैं। तो अभी आप याद रखेंगे कि लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया। कोई दिक्कत? चलिए
तो परामर्शदात्री मतलब यह परामर्श करेगा कि अगर इस तरीके से हम कार्य करेंगे तो हो सकता है हमारी जनता में क्या होगी, जो भी उनकी जरूरत है उनको फुलफिल किया जाएगा। लागू करने का इसको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, वो आगे चर्चा करते हैं। तो 15 मार्च 1950 को सर्वोदय योजना के आधार पर योजना आयोग का गठन कर दिया गया। अब जैसे ही यह योजना आयोग गठित होती है तो गठित होने के बाद इसके अध्यक्ष स्वतः ही हो जाते हैं कौन, प्रधानमंत्री। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा कुछ अन्य सदस्य जो जिसमें सांसद, कैबिनेट स्तर के मंत्री आकर शामिल हो जाते हैं। कोई दिक्कत? इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, लिख लिए होंगे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। जो उपाध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के, उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, अर्थात उन्हें वह सारी सुविधाएं दी जाएगी जो एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। यह आयोग धीरे धीरे अपने कार्य को करना प्रारंभ करती है या कार्य कर रही होती है, लेकिन बीच बीच में इसके साथ भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है। बीच बीच में विघ्न बाधाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है वह हम जब 11-12 जो भी योजना उस पर चर्चा करेंगे वहां दिखाएंगे कहां पर विघ्न बाधाएं होती है। लेकिन 2014 को जब कांग्रेस पार्टी की सरकार समाप्त होती है और नई सरकार बीजेपी की सरकार का गठन होता है, तब उस सरकार के द्वारा 2014 ईस्वी में जो है वह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाकर शामिल कर देती है। अर्थात 2014 ईस्वी में अभी तक, आगे का पता नहीं, हो सकता है फिर से आए, तो अभी तक योजना आयोग को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया और उसका स्थान कौन ले लिया, नीति आयोग। तो नीति आयोग से भी वर्तमान में सवाल बनता है, तो जब योजना आयोग समाप्त करेंगे तब नीति आयोग पर डिस्कस कर लेंगे। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से मुख्य रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है। तो इस आधार से दूसरा सवाल बन सकता है दोस्त, वो अगर हम आपसे पूछें एक सवाल कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन है, क्या पूछे, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन हैं? बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं मनमोहन सिंह। बिल्कुल नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में तो यह था ही। समाप्त किसने किया था, बीजेपी की सरकार ने, अर्थात वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस आधार पर यह है पेन ऑफ मिस्टेक का सवाल। तो इस आधार पर योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मोंटेक सिंह अहुलवालिया। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मोंटेक सिंह अहुलवालिया। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो सवाल पूछता है, जो कर लिए उनके लिए अच्छा, जो नहीं किया वो कर लीजिएगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया। परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
प्रधानमंत्री के साथ साथ या अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं। कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं जो सरकार का हिस्सा हो भी सकते हैं या नहीं भी। जो सरकार का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहां सरकार का हिस्सा मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री भी हो सकते हैं, राज्य स्तर के मंत्री भी हो सकते हैं, या नॉर्मल सांसद और अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। यह कहने का तात्पर्य। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस आधार पर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इस आधार पर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री जवाहर या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हैं। गुलजारी लाल नंदा हैं। इस आयोग के अंतिम अध्यक्ष, इस आयोग के अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी हैं। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहुलवालिया, मोंटेक सिंह अहुलवालिया हैं। मोंटेक सिंह अहुलवालिया हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अगला 2014 में 2014 ईस्वी में योजना आयोग संस्था को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग संस्था को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नीति आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हमने अभी क्या किया कि यह एक परामर्शदात्री संस्था है, अर्थात इसका मुख्य कार्य केवल क्या है? परामर्श देना। लागू करने का अधिकार इसको नहीं है। यह कह सकता है कि आप इस कार्य को इस रूप में करें। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए मनरेगा चल रही है वर्तमान में, तो मनरेगा में अगर मान लीजिए 100 दिन काम की चर्चा की गई है, बात कही गई है, तो यह कह सकता है कि नहीं, अगर उस 100 दिन को इन रूप में बांट दें, या 100 दिन के स्थान पर 200 दिन कर दिया जाए, 150 दिन कर दिया जाए, या एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित करने की, यह कह सकती है, यह बोल सकता है। केवल इसको लागू करने का अधिकार नहीं। अब कहिएगा कि इसको लागू करने का अधिकार क्यों नहीं है? आखिर क्यों इसको केवल परामर्शदात्री संस्था कही गई है? मन में सवाल उठ सकते हैं। तो उसका जवाब है, उसका जवाब क्या है? वो है
अगला टॉपिक वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट परिषद या काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको जानिएगा तो पता चल जाएगा कि इसको अधिकार क्यों नहीं है। जैसे हमने पीछे आपको टैक्स के चैप्टर में बताया था कि जो भी रुपया पैसे से संबंधित वस्तु है, संस्था है, अधिकांश चीज को लाकर कहां शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में या समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची में क्या कहा गया है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। जब समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है दोस्त, तो हमने देखा कि इस संस्था का काम किसके लिए होगा? संपूर्ण देश के लिए होगा। यह नहीं कि यह संस्था केवल केंद्र के लिए कार्य को संपूर्ण। जब यह संस्था संपूर्ण देश के लिए काम को किया हमने देखा है, लेकिन जब हमने इसके जो भी सदस्य का नाम लिया, चर्चा लिया, उसमें राज्य का कोई सदस्य नहीं बताया, केवल और केवल कहां का बताया? केंद्र का बताया। तो जब केंद्र का ही सदस्य केवल इसमें है, तो एक चीज हो सकता है ना कि यह जो अगर मान लीजिए केंद्र में किसी पार्टी की सरकार और अन्य उस राज्य में या कोई 2, 3, 4, 5 ऐसे राज्य हो जहां पर उसकी सरकार न हो, तो हो सकता है, ऐसा होता नहीं पर हो सकता है समझने के लिए, कि वह उन राज्यों के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है जिन राज्य में उसकी सरकार नहीं हो। दुर्व्यवहार यहां करने का मतलब हो सकता है उन्हें कम पैसे दे, उनके क्षेत्र के विकास पर कम ध्यान दे, ऐसा हो सकता है। तो यह सब बात आने के कारण, ऐसे ख्याल आने का इसने क्या किया? एक स्वतंत्र निकाय या संस्था की स्थापना कर दी। एक स्वतंत्र निकाय या संस्था की स्थापना कर दी। यहां कहने का तात्पर्य हो गया कि यहां पर इस संस्था में केंद्र होगा, लेकिन एक अलग संस्था जो इसको लागू करने का अधिकार देगा, उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य के भी लोग आकर क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। और जब केंद्र के साथ साथ राज्य के लोग आएंगे और उसे लागू करने का अधिकार वह स्वतंत्र संस्था को हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि मनमानी वाली बात जो थी वो नहीं होगा। तो इसी कारण बस कि योजना आयोग में केवल केंद्र के सदस्य शामिल थे, राज्य के सदस्य शामिल नहीं थे, जबकि यह आयोग या रुपए पैसे से चीज को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है, तो एक स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर दिया गया। कोई दिक्कत? तो यहां से 1 से 2 सवाल मात्र पूछता है और कुछ नहीं पूछता। एक, यहां पर इसभी आपको याद रखना, जैसे यहां पर इसभी याद रखना है वैसे यहां पर भी इसभी याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। अब यह संस्था क्या है? स्वतंत्र निकाय संस्था है। इस पर ना तो केंद्र का संपूर्ण अधिकार है और ना ही राज्य का संपूर्ण अधिकार है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसके सदस्य योजना आयोग के सभी सदस्य के साथ साथ राज्य के वित्त मंत्री, जैसे हमने जीएसटी परिषद में बताया था, या उस राज्य में जहां वित्त मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, तो मुख्यमंत्री या उनके द्वारा भेजे गए जो भी लोग हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल इसके सदस्य हो जाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर एक सवाल छिपा हुआ है, तो कभी काल पूछ देगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अर्थात योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष वो इसके भी उपाध्यक्ष। कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि हमने अभी कहा यह समवर्ती में है, तो केंद्र अपना प्रतिनिधित्व उसी को मान लेता है जो योजना का है, और राज्य अपना प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री को या राज्य के वित्त मंत्री को मान लेता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 6 अगस्त 1952 को किया गया, इसका मुख्य कार्य होता है, वो होता है योजना आयोग के द्वारा दी गए परामर्श को लागू करना। पूछा है कई बार, अंडरलाइन करके स्टार करके पॉइंट को लिखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य योजना आयोग के परामर्श को लागू करना, योजना आयोग के परामर्श को लागू करना। इतना में किसी को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट जो न समझ में आया हो तो बेझिझक हमसे पूछ लें। चलिए अब आते हैं, तो अभी तक कहने का मतलब 2014 तक, जब तक यह संस्था थी तब तक कुल 12 जो है प्लानिंग किया गया या योजना तैयार किया गया, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना तक ही समाप्त हो पाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है वो आगे चर्चा करेंगे जब बात पे आएंगे। अब उससे पहले जो है एक दो पॉइंट बता देते हैं दोस्त। कुल 12 योजना में आप 3 से 4 योजना अगर अच्छे तरीके से याद कर लें, रख लें, या 3-4 योजना को समझ लें तो सवाल वहीं से बनता है और कहीं से नहीं बनता है। जिसमें शुरू का 3 काफी महत्वपूर्ण है। शुरू का 3 काफी महत्वपूर्ण है। यहां प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह शुरू का 3 योजना जो है वह काफी महत्वपूर्ण योजना है। अब आते हैं इसके बाद जो योजना है जो में मिलेगा तो वह उस समय समाप्त योजना के आधार पर करंट को जोड़ कर पूछता है। क्या क्या सवाल बनते हैं वो पहले चर्चा कर लेते तब योजना को पढ़ेंगे। तो करंट को जो कर देखिएगा, पूछेगा कि अब तक का सबसे सफल योजना कौन सा रहा है। शब्द क्या जुड़ा, अब तक का, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं पर 7वीं दे देता है, कहीं पर 11वीं दे देता है, कहीं पर 5वीं दे देता है। तो सर उसमें ध्यान रखिएगा शब्द जुड़ा रहता है क्वेश्चन में जब वह योजना समाप्त होता है उस आधार पर अब तक का सबसे सफल योजना कौन सा है, यह सवाल है। अब मान लीजिए वहां पर लिखा गया हो ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 6ठी पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन हो आपका 4थी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन हो वह हो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए नन ऑफ दीज, या तीसरा दे सकते हैं या प्रथम दे सकते हैं। और सवाल क्या है, अब तक का सबसे सफल योजना। तो अब तक जब शब्द जुट जाए तो 5वीं के बाद या 5वीं से लेकर जो सबसे अंतिम होगी, अर्थात सबसे अंतिम कौन सी है, 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना। फिर सवाल रहे कि निम्नलिखित में से कौन अब तक का सबसे सफल योजना। मान लीजिए यहां 6ठी है, यहां पर कर दे हम 7वीं पंचवर्षीय योजना, और बाकी नीचे 2 वही रहेगा। तो आंसर क्या होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर यही कुछ रहे, 8वीं दे दे और अब तक का सवाल दे दे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर यही सब कुछ रहे, 9वीं दे दे तो क्या होगा, 9वीं। तो यही सवाल बनता है। और मुख्य रूप से 1 से लेकर 3 को अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद 1 से 2.5 से बनता है दोस्त सवाल के रूप में, और ले जाकर फिर 11 और 12 पंचवर्षीय योजना से सवाल बनता है। इससे ज्यादा से सवाल नहीं बनता है, आप जाकर चेक करें।
1% हो तो वो नहीं, हम 90 से 90 to 95% कहते हैं कि योजना आयोग जो अभी बताए उतना, और जिस योजना का नाम हमने अभी पीछे लिया है उससे बाहर सवाल नहीं बनता है। इसके बाद जो है वह 3-4 पॉइंट और क्या बनता है, तो कभी कभार पूछेगा कि अवकाश योजना, 3-4 पॉइंट और जो है वह पूछेगा अवकाश योजना, रोलिंग प्लान, और जो योजना समाप्त हुई है जैसे 12वीं योजना, केवल 12वीं योजना का ईस्वी पूछा जाता है और किसी योजना का ईस्वी नहीं पूछा जाता है, और किसी भी योजना का ईस्वी नहीं पूछा जाता है, यह याद रखिएगा। आप याद करने के लिए पूरा कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम अक्सर कहे हैं कि पढ़ाई ऐसा कीजिए जिससे आपका टू द पॉइंट सवाल बन जाए। समझने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि इतनी मोटी ग्रंथ पढ़ के 10 में 10 बने और इतनी पतली ग्रंथ पढ़ के 10 में 7 बन जाए, तो हम कहेंगे इतनी पतली ग्रंथ पढ़ लीजिए, क्योंकि जीएस 70% से अधिक पर रिजल्ट नहीं देता, उससे कम पर ही आ जाते हैं। चलिए, तो हमने कहा वो आप, बाकी आपकी इच्छा, हम बताएंगे पूरी योजना, जो भी उसकी महत्वपूर्ण बिंदु है बताएंगे। अब आपके ऊपर गेन करने की क्षमता होती है, आप जो कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब आते हैं, वो चर्चा करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, काफी महत्वपूर्ण, बार बार कह रहे हैं। आइए, तो पहला लिखते हैं, वो लिखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल हो जाएगा 1951 से 56 तक। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56। 5 से 6 सवाल यहां से बनता है दोस्त, 1 से 2 सवाल विविध। अब बाकी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जैसे ही योजना आयोग का गठन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर दिया जाता है, तो लाकर सरकार अब उस तरीके से कार्य करना प्रारंभ करता है। अब उस तरीके से कार्य करना, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो संपूर्ण अंग्रेज बाहर या अपने यहां नहीं गए थे, 2-4 थे ही, धीरे धीरे जा रहे थे। क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना कि जब कोई रिटायरमेंट के स्थान पर जाता है या होने वाला होता है, तो क्या करते हैं, अपने जो भी जूनियर होते हैं धीरे धीरे काम सिखाने का प्रयास। तो वैसे ही कुछ अधिकारी वर्ग थे जो कार्य को संपन्न कर ही रहे होते हैं, कि धीरे धीरे उनको बागडोर संभाल देना पड़ेगा या दिया जाएगा। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो थे वित्त के क्षेत्र में, काफी जानकार व्यक्ति, नाम था हेराल्ड डोमर। तो जैसे ही हमारी सरकार का गठन होता है, चुनाव संपन्न होता है, और 1951 ईस्वी में ही मूल रूप से चुनाव वगैरह संपन्न करके सरकार का गठन, 52 से वो पूर्ण रूप से कार्यरत करता है। तो जैसे ही सरकार का गठन हो जाता है, हेराल्ड डोमर साहब के पास यह बात होती है कि योजना को तैयार वगैरह करना है। तो इस आधार पर पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट वह याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, हेराल्ड, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। अब देखिए अंग्रेजी नाम है, हो सकता है उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है, पहला पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अब जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था कि योजना का, जैसे आपने योजना बनाया, आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, खाका तैयार करना, कि हम इस कार्य को संपन्न करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। जैसे हम बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए इतना इतना देर पढ़ेंगे, इसी सब्जेक्ट पर इतना समय देंगे।
तो ठीक उसी प्रकार से जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाया गया, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? उद्देश्य होगा तभी वह कार्य को करेगा। तो यह जो योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, वह कृषि एग्रीकल्चर पर आधारित था, क्योंकि उस समय हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड देश था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एग्रीकल्चर या कृषि पर आधारित। दो पॉइंट, और दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। हेराल्ड डोमर के मॉडल पर लिखना हो, लिखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था एग्रीकल्चर, कृषि था। तो बार बार हमने कहा कि हमारा देश उस समय वर्तमान में नहीं, उस समय एग्रीकल्चर पर आधारित था, कृषि प्रधान देश था। क्या होता है, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, दोस्त बहुत सारे जगह नोट्स मिलेंगे, किताब मिलेंगे, उसमें क्या क्या है, पहला से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक का लक्ष्य दे दिया, एग्रीकल्चर इतना, जीडीपी इतना, वो सब डाटा पूछता नहीं है, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। कभी नहीं मिलेगा वो सवाल, तभी मिलेगा जब वह योजना समाप्त हुई होगी, वहां एक दो जगह, तब तो है ही नहीं, तो उस डाटा की चर्चा नहीं करेंगे। आपको लगे आपके लिए महत्वपूर्ण है तो सभी जगह उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ उसमें अलग लिखाएंगे, आप कहीं से नोट कर लें। उद्देश्य कृषि पर आधारित था, तो कृषि प्रधान देश था, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही कृषि प्रधान देश था, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया, समझने के लिए कि मान लीजिए कि लक्ष्य निर्धारित किया गया 100 केजी उत्पादन करना, इतना कम होगा नहीं, पर मान लेते हैं। अब 100 केजी निर्धारित किया गया, लोगों ने क्या किया, 100 केजी से अधिक उत्पादन कर दिया, अर्थात यह योजना इतना सफल हो गई कि अपने लक्ष्य से भी ऊपर जाकर निकल जाती है। जैसे अगर आप बीपीएससी में क्वालिफाई पीटी करने का लक्ष्य निर्धारित किए होंगे कि हमें 90 नंबर लाना है, 100 नंबर लाने हैं, और आ गए आपके मेहनत से 120, 130, तो क्या होंगे, लक्ष्य को पार कर गई। ठीक वही चीज यह करता है। यह क्या करता है, अपने सीमा से आगे निकल जाता है, और अब तक का एकमात्र ऐसा योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कर रहे हैं, अब तक का एकमात्र ऐसी योजना है जो इतनी सफल होती है। और होता क्या है, तो इस पंचवर्षीय योजना में वस्तु के मूल्य में, यहां वस्तु कहने का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित वस्तु के मूल्य में 13% तक मूल्य में गिरावट आ जाती है, जो क्या हो जाएगा, काफी अच्छा होगा कि बुरा माना जाएगा, काफी अच्छा। इसी योजना काल में जो है एग्रीकल्चर वगैरह को वृद्धि करने के लिए, या कह सकते हैं कि खेती वगैरह में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे बांध हैं जिसका निर्माण किया जाता है, जैसे भाखर नांगल बांध, दामोदर घाटी निगम, इनका गठन कर दिया जाता है। या सवाल नहीं मिलेगा कि किसका गठन किया था, वहां पर इस भी विविध के रूप में पूछता है, भाकर नांगल वगैरह का, तो जब ज्योग्राफी वगैरह होगा उस समय चर्चा किया जाएगा। यहां पर क्या पूछता है, तो 2 अक्टूबर 1952 को, कब, 2 अक्टूबर, नोट कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर पूछा है, कई बार पूछा यह सवाल, 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब आपके राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए वर्तमान में विभिन्न चीजों के लिए सब्सिडी वगैरह देती है, क्यों, उसको ग्रोथ करने के लिए, तो उस समय सभी लोगों को कि उसकी ग्रोथ किस आधार पर की जाए, तो 2 अक्टूबर को इसका गठन कर दिया था, या इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इसी योजना काल में एक सवाल अक्सर मिलेगा आपको, नेपा नगर किस लिए प्रचलित है, तो नोट करके लिखिएगा। इसी योजना काल में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में,
इसी योजना काल में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी पेपर मिल की स्थापना की गई। अखबारी पेपर मिल की स्थापना की गई। तो नेपा नगर वाला विविध के रूप में कई बार पूछता है और यह योजना अब सफल रहा, यह योजना सफल रहा। कोई दिक्कत? तो यही पॉइंट तो बनते हैं पंचवर्षीय योजना से। 1, 2, 3 काफी महत्वपूर्ण, इसके बाद 13% वस्तु का मूल्य वगैरह यह बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, पढ़ाया हुआ, देखते हैं आपको याद है या नहीं है। अगर हम आपसे पूछें तो गौर से समझिएगा सवाल को, तीनों का जवाब दीजिएगा। योजना आयोग लाया गया या गठन किया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। और तीसरा सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया। जवाब जल्दी जल्दी लिखें जब आपको। चलिए इस तीनों सवाल को गौर से समझिएगा, पेन ऑफ मिस्टेक सवाल है यहां पर। जैसे आपको याद होगा जब हमने पूंजीपति वर्ग का चर्चा किया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन किया था, उस समय भी बताया था, ठीक वैसे ही है। पहला हमने कहा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो अधिकांश लोग इसमें 1951, लेकिन नहीं, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। दूसरा सवाल था लागू कब किया गया, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि 1951 to 56 या 1951 में, यहां भी गलत है। इसलिए गलत है कि लागू की बात कही गई है, और हमने आपको पीछे समझाया था कि दोस्त योजना आयोग प्लान कर सकता है, लागू नहीं कर सकता। तो लागू कौन कर सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ही हुई है 1952 में 6 अगस्त को। तो 1951 होगा कैसे, जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होगा नहीं तब तक कार्य किया नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? तो योजना आयोग ला दिया जाता है, प्लान कर लिया जाता है 51 में, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, डैश देकर लिख लीजिए, दिसंबर 1952 को लागू किया गया। 1952 को, हाँ, यह पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया तब 1951। तो यह था आपका पेन ऑफ मिस्टेक सवाल। अब आते हैं द्वितीय या दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड प्लानिंग। दूसरी या द्वितीय पंचवर्षीय इसका समय काल हो जाएगा दोस्त 1956 to 61। यह सबसे ज्यादा सवाल बनाने वाला पॉइंट है। 56 से 61 5 वर्ष का होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल होता है, सरकार के द्वारा देखा गया कि जो हमारा लक्ष्य था उससे अधिक क्या कर गई, हमें प्राप्त हो गई, या हमने वस्तु का उत्पादन कर दिया। सरकार उस समय जो भी थे, गांधी जी नहीं थे और नेहरू जी थे। नेहरू जी जो थे वह औद्योगिक क्षेत्र के समर्थक थे, अर्थात वह केंद्रीयकृत पर जोर देते थे। योजना आयोग एक केंद्रीयकृत संस्था थी। केंद्रीयकृत संस्था का मतलब होता है शहर से गांव की ओर बढ़ना। तो उन्होंने देखा कि हमें कृषि की प्राप्ति हो गई और वो भी हमारे लक्ष्य से अधिक, तो चलो क्यों ना हम रोजगार के समस्या को थोड़ा सा और निजात पाएं
और अपने देश के आय की क्षमता में वृद्धि करें। तब उन्होंने क्या किया कि हमारे पास रॉ मटेरियल हैं और अन्य खनिज संसाधन हैं, तो क्यों ना हम औद्योगिक क्षेत्र का डेवलप कर लें। जो लोग कृषि कार्य को नहीं संपन्न कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो हो सकता है औद्योगिक क्षेत्र में आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ मूव किया और तब दूसरे पंचवर्षीय योजना जो है वह महालनोबिस, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो दूसरा पॉइंट वह क्या हो जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। यहां भी उद्देश्य क्या हो जाएंगे, यहां पर उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। यहां क्या उद्देश्य हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। उद्देश्य, यह दो महत्वपूर्ण बिंदु, मॉडल और उद्देश्य। औद्योगिक क्षेत्र भी था। अपने यहां भारी उद्योग नहीं थे। भारी उद्योग मतलब यहां पर बड़े बड़े कल कारखाने नहीं थे। तब इन्होंने क्या किया, बाहर से लोगों को मनाना या बुलाना प्रारंभ कर दिया और इस आधार पर कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जैसे ही औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, वैसे ही सबसे ज्यादा भारी उद्योग, लौह उद्योग, इन चीजों पर जोर दिया गया और तीन जो है वह लौह क्षेत्र के संस्था की स्थापना कर दी जाती है। कौन कौन सा, तो पहला है वह है आपका दुर्गापुर सेल या स्टील प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना किया जाता है। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कर दी गई और यह जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कार्यरत है और इसे जो कोयला वगैरह की प्राप्ति होती है वो रानीगंज से होता है। कोई दिक्कत, तो पहला स्थापित होने वाला कई बार पूछा है, इसलिए नहीं पूछता है, पूछता है कि कब स्थापित किया, सॉरी किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगर याद न रहे तो थोड़ा सा कहते ना कि लॉजिकल लगाइएगा, दुर्गापुर से दुर्गा पूजा, तो किसको पसंद था, ब्रिटेन के लोगों को। खत्म। दूसरा है वह है आपका कौन सा, भिलाई। दूसरा भिलाई। भिलाई कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़। दूसरा है वह है आपका भिलाई। भिलाई जो है वह किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। भिलाई और रूस के सहयोग से। और राउरकेला, उड़ीसा, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी, तो केला किसको पसंद था, जर्मन लोगों को, तो राउरकेला जर्मनी। अरे एक कौन बच गया, भिलाई। राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। कोई दिक्कत। अब यहां पर याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अब इसको सेल कह देते हैं, तो सेल नहीं है। सेल की स्थापना 1974 में, पूछा कई बार, स्टील अथॉरिटी इंडिया 1974 में स्थापित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या था, यह विभिन्न जो भारी उद्योग या लौह उद्योग था उसका एक समूह, सभी को मिलाकर जो है एक अलग स्वतंत्र संस्था स्थापित किया जिसके अंतर्गत इनके कार्यों को संपन्न किया जाएगा। तो सेल की स्थापना 1974, लेकिन लौह उद्योग की स्थापना विभिन्न जो है पंचवर्षीय योजना में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है
इसी पंचवर्षीय योजना काल में देश का पहला, इसी पंचवर्षीय योजना काल में देश का पहला उर्वरक, खाद जिसको कहते हैं, जो खेत वगैरह में डाला जाता है अनाज को बढ़ावा देने के लिए, उसके उपज में वृद्धि करने के लिए, इसी पंचवर्षीय योजना काल में देश का पहला उर्वरक कारखाना, उस समय बिहार, अब वर्तमान में झारखंड, बिहार ऑब्लिक झारखंड कर सकते हैं या वर्तमान लीजिएगा तो झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया, झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट, इसी पंचवर्षीय योजना काल में, इसी पंचवर्षीय योजना काल में पश्चिम बंगाल के मिहिजाम, मिहिजाम उस समय नाम था, वर्तमान में अब वह दूसरे नाम से प्रचलित है। आप जानते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव जो खुला था वही है, मिहिजाम नामक स्थान पर हुआ था। धीरे धीरे उस शहर का नाम उस संस्था के नाम पर ही पड़ गया। तो पश्चिम बंगाल के मिहिजाम में चित्तरंजन लोकोमोटिव संस्था या रेलवे इंजन खाने की शुरुआत की गई या स्थापना किया गया, स्थापना किया गया। यहां पर क्या बनता है? इंजन। पहले वाष्पित इंजन बनता था या डीजल इंजन, और वर्तमान में अब इलेक्ट्रिक इंजन का शुरुआत किया गया। अगला इसी में पेराम्बुर, पेराम्बुर में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रेलवे कोच फैक्ट्री या इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। अगला है, वो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए, अगला कौन सा हम लोग जाएंगे? तृतीय पंचवर्षीय योजना। समयकाल क्या हो जाएगा? पहला था 51 से 56, 56 से 61, तो अब क्या हो जाएगा? 1961, 61 से 66, 66। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या होता है? असफल हो जाता है। असफल क्यों होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र पर तो जोर हमने दिया। अब मान लीजिए हमने आपको प्रस्ताव दिया कि हमारे पास आकर कार्य को संपन्न करे, पढ़े। अब जब हमने प्रस्ताव दिया, आप कुछ समय के बाद सोच विचार किए, फिर सोच विचार कर कर आप आने का निर्णय लिए। ठीक, अब आपने निर्णय लिया आने का, फिर आप आएंगे कल कारखाना को लेकर अपने यहां से, क्योंकि यहां तो किसी प्रकार का उत्पादन था नहीं कि वस्तु का। मान लीजिए कि कल कारखाने में बड़े बड़े औजार के या मशीनों की आवश्यकता होती और कल कारखानाओं के यहां से प्रोवाइड हो जाता और असेंबलिंग कर दिया था। ऐसा नहीं था। अब क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम किसी दूसरे देश का सहयोग नहीं लेते, तो ऐसा नहीं होता है। तब क्या होता है? तो सहयोग लेते हैं। सहयोग लेते तो अर्थात वहां से जब वस्तु आते फिर असेंबल किया जाता और तैयार करता। पता चला कि ऐसे करते करते पंचवर्षीय योजना अपने समाप्ति की ओर पहुंच गया, इसलिए वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। इसी कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तब सरकार कौन सी पंचवर्षीय योजना को अपना लेती है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को अपनाती है। अब जैसे ही सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना को अपना लेती है, सरकार एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो इसका उद्देश्य, इसका मॉडल वगैरह पूछता नहीं है, आपको लिखना होगा तो हम लिखा देंगे। सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय या सी चक्रवर्ती
सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर यह आधारित है। बस इसका उद्देश्य भी यहां से न के हिसाब से सवाल बनता है, क्या बनता है वो आगे चर्चा कर देंगे, बस सुन लीजिए आप। सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर यह योजना आधारित होता है। अब जैसे उसके मॉडल पर यह योजना आधारित होता है तो सरकार ने देखा कि प्रथम मेरा सफल, द्वितीय असफल, अर्थात कच्चे माल मेरे पास है, औद्योगिक क्षेत्र भी अब तैयार हो रहा है। तो क्या किया गया कि इस पंचवर्षीय योजना काल में, लिखते जाइएगा, यहां कुछ विशेष समझाने वाला है नहीं इसीलिए लिखा रहा है, इस पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक और कृषि दोनों को उद्देश्य रखा गया या दोनों उद्देश्य लिया गया, उद्देश्य लिया गया। हो गया, सुखमय चक्रवर्ती हमने लिखाई दिया था। आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने पर जैसे ही यह योजना अपने कार्य को कर ही रहा होता है उसी समय जो है, या ऐसे समझ लीजिए, यह योजना असफल रहा। असफल के कारण, असफल के कारण आपको याद होगा कि 1962 में क्या होता है, चीन के साथ युद्ध, फिर आगे चलकर पाकिस्तान के साथ युद्ध 1965 में, और साथ ही साथ यहां पर इसका यही पूछता है किस कारण बस यह योजना असफल रहा। तो चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण यह योजना क्या हो जाता है, असफल होता है। और तीसरा कारण है कि यह सब चीज तो हो ही रहा था, साथ ही साथ इस समय आपदा प्रबंधन के कार्य भी काफी संपन्न किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन के कार्य संपन्न किया मतलब कि उस समय कह सकते हैं बाढ़ वगैरह की स्थिति ऐसी आ गई थी, या हो सकता है नहीं, सुखाड़ की, बाढ़ की नहीं, सॉरी, सुखाड़ की स्थिति हो गई थी, कहीं बारिश वगैरह हुआ नहीं, तो न कृषि डेवलप कर पाया और न कच्चा माल आएगा तो क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप नहीं हो पाता है। अगर सही मायने में इस पर आंकलन करेगा तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक यह शब्द जुड़ सकता है, अब तक का यह सबसे असफल योजना रहा है। अब तक का तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना हो जाता है। कारण कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, निगेटिव में, माइनस में चला जाता है। पूछता है कभी काल कि कौन सी ऐसी योजना है जो अपने लक्ष्य से माइनस में चला जाता है, तो वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना। जैसे ही यह योजना अपने समय पर समाप्त हो जाता है, सरकार कह सकते हैं कि अगर बार बार असफलता होती है क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आदमी टूट जाता है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अपने कमियों को आंकलन करना चाहिए और फिर से एफर्ट करके आगे की शुरुआत करनी चाहिए। सरकार भी कुछ ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है मतलब कि जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कमी को देखते हैं कि किस कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए क्या करता है, सरकार कुछ समय के लिए अवकाश लगा देता है और रोक लगा देता है। तो पूछता है सवाल, योजना अवकाश कब से कब तक, यहां इस भी याद रखिएगा। तो जैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है वैसे ही क्या कर दिया जाता है, तो योजना के कार्य को कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाता है। आयोग को समाप्त नहीं करता है, रोक लगा देता है। तब क्या आता है नाम, योजना अवकाश। योजना अवकाश। यहां पर दोस्त इस भी याद रखिएगा 1966 69, 1966 से 69, 66 से 69 योजना अवकाश, यहां इस भी याद रखिएगा। अब योजना अवकाश क्यों लगाया गया, कारण क्या था, तो इस समय क्या करती है सरकार, कही कि अगर हम बड़े लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं संपन्न, तो क्यों ना हम छोटे से निर्धारित करें। छोटे से मतलब 3 वर्ष का प्लान बनाएं, 2 वर्ष का प्लान बनाएं और उस आधार पर कार्य को क्या करें, तो संपन्न करें। तो यहां क्या लिखा जाता है, इस दौरान त्रिवर्षीय जो है योजना बनाई गई। अब कहिएगा कि किस कारण 3 वर्षीय ही योजना निर्धारित किया गया, तो एक तो था असफलता और दूसरा कारण था वो था कि कोई भी योजना हम लाते हैं तो हमें अर्थ रूप से क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो उस समय हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, कारण हमने 2 युद्ध को संपन्न किया था, लड़ा था,
अब उस समय के आधार पर सोच कर देखिए कि अगर दो दो युद्ध लड़ा जाए तो देश की स्थिति कैसी हो गई होगी। नहीं तो वर्तमान से जोड़ कर देखिए कि केवल 5 से 6 माह यह जो बीमारी कोरोना है वह आया तो देश की स्थिति जीडीपी 3 महीना का जो दिया है वो कहां चला गया, माइनस में। तो दो दो युद्ध लड़ा गया था। तो सरकार के पास या कह सकते हैं देश के पास उतनी पैसा नहीं थी वो लंबे स्तर पर सोच सके। तब इसी आधार पर इतना सोचने वाली बात नहीं, बस आप याद रखेंगे कि 3 वर्ष का क्या लग गया था, अवकाश योजना।